रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सुबोध कौरव आज वन डे वन टॉपिक के आधार पे आपको इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराने जा रहा हूं। हम वन डे वन टॉपिक सीरीज चला रहे हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक जो कि एमपीपीएससी के 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर और प्रीलिम्स के लिए सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कुछ टूल्स रहते हैं। मेजरली 2 टाइप्स ऑफ टूल्स हैं, एक क्वांटिटेटिव टूल्स है और एक क्वालिटेटिव टूल्स है। 2 टाइप के टूल्स होते हैं, इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स होते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हमको ध्यान से समझना है इस टॉपिक को पूरा। तो पहले स्टार्टिंग में आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मॉनेटरी क्या होता है। मॉनेटरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी। मॉनेटरी मीन्स होता है, हिंदी में इसको मुद्रा कहते हैं। रुपए से संबंधित जितनी भी चीजें रहती हैं वो मॉनेटरी में लाई करेंगी। रुपया से संबंधित, रुपया हार्ड कैश से संबंधित जितनी भी चीजें रहेंगी वो सब लाई करती है मॉनेटरी। अब मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बोला, तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी है तो क्या दूसरे टाइप की पॉलिसी भी होती है क्या? हाँ, तो दूसरे टाइप की पॉलिसी है किसी के अपोजिशन में आती है तो इसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। इसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, और दूसरी होती है राजकोषीय। राजकोषीय पहला क्वेश्चन आपका लेवल 0 का क्वेश्चन बनता है, मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए मौद्रिक नीति को लागू करता है सेंट्रल बैंक ऑफ दी कंट्री, मतलब हमारे इधर आरबीआई मौद्रिक नीति को लागू करेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि राजकोषीय नीति मींस फिस्कल पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है, कौन लागू करता है? तो इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करना है। पहला क्वेश्चन आपका इधर से क्लियर हो जाएगा कि एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेट कौन करता है इसको, लागू कौन करता है इसको, आरबीआई, और एक होती है फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, इसको लागू करने वाला कौन होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका वित्त मंत्रालय। तो आपको दोनों चीजें लेवल 0 का क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के आगे हम जाते हैं तो सेकेंड लेवल 1 का यदि क्वेश्चन आता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मैंने कमेटी बोला है इधर, मॉनेटरी पॉलिसी और यह है कमेटी। ठीक है, तो यदि एक कमेटी है तो जैसे आपकी यूनिट 10 प्रीलिम्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यूनिट 10 में आप देखते हैं कि कुछ आपको बॉडीज दी गई हैं। वो बॉडीज में कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेट्यूटरी बॉडीज हैं। आपको ऐसे ही कोई भी कमेटी हो या कमीशन हो, पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि उसका नेचर क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नेचर, पहला क्वेश्चन सीधा आ सकता है आपको कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नेचर क्या है। तो मेनली 3 टाइप के नेचर होते हैं। यदि मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। दूसरा, यदि हम इसको दर्जा दे सकते हैं तो हो सकता है कि स्टेट्यूटरी हो, और तीसरा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, और चौथा नन ऑफ दी अबव। ऐसा यदि क्वेश्चन आता है आपको, अब सोचना पड़ेगा। कमिटी है तो प्रथम दृष्टया लोग सोचेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, नहीं। मैं आपको बता दूं, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये बॉडी है स्टेट्यूटरी बॉडी। स्टेट्यूटरी मींस क्या होता है वो मैं आपको चारों में डिफरेंस बता रहा हूं कि देखिए, यदि कोई बोल रहा है संवैधानिक संस्था, कोई दूसरा बोलता है वैधानिक संस्था, और तीसरा संविधानेतर, ठीक है।
मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेट्यूटरी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। इनमें तीनों में क्या डिफरेंस होता है? यदि हमारे संविधान की किताब में किसी भी चीज का उल्लेख है, यदि संविधान की किताब में बिल्कुल परफेक्ट उल्लेख दिया गया है, तो वो बॉडी जो होती है वो संवैधानिक संस्था होती है। जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संवैधानिक संस्था है। अब देखिए, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, पर क्या है कि हमारी पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा यदि इसको एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश्ड किया गया है, विधि द्वारा स्थापित किया है, विधि द्वारा यदि स्थापित किया है, तो वैधानिक संस्था, स्टेट्यूटरी, हम उसको दर्जा देते हैं। अब मैं आपको बता दूं, संविधान में भी नहीं है और हमारे विधान में भी नहीं है, तो वो कहानी आती संवैधानिक संस्था, और संवैधानिक संस्था में सबसे बड़ी संस्था नीति आयोग आपको मिल जाएगी, मतलब एक कार्यकारी आदेश से पारित हो जाती है। ठीक है, तो आपको इसका नेचर भी समझ में आ गया है। अब हम आगे चलते हैं। अब मेन फंक्शन क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इनका मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है? पहला क्वेश्चन आएगा आपको, ए भी लेवल 1 का क्वेश्चन समझ लीजिए कि मैं यदि पूछा जाए कि प्राइमरी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जाए कि इसका प्राइमरी फंक्शन, देखिए हर किसी के प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। सपोज सचिन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? बैटिंग करना। उसका सेकेंडरी फंक्शन क्या हो सकता है? बॉलिंग करना। उसके बाद फील्डिंग करना, देन अदर। ऐसे प्राइमरी फंक्शन, यूपीएससी इधर काम कर रहा है, यूपीएससी बहुत ज्यादा काम कर रहा है प्राइमरी फंक्शन पे। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें हमको टिक करना पड़ेगा। तो आपको प्राइमरी फंक्शन समझना है। ये क्या है? इधर देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का प्राइमरी फंक्शन है, ये फिक्स करता है किसको? बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट आपको ध्यान रखना है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इसको फिक्स करता है, मतलब इसको सेट करता है, मतलब इसको एक स्तर तक लेके आता है। तो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, इसी को हम बोलते हैं रेपो रेट और इसी को बोलते हैं पॉलिसी रेट। 3 चीजें पहले ध्यान से समझिए। मॉनेटरी पॉलिसी का मैं आपको प्राइमरी फंक्शन बता रहा हूं कि एक होता है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, उसी को बोलते हैं रेपो रेट और उसी को बोलते हैं पॉलिसी रेट। इनको फिक्स करता है, इसका प्राइमरी फंक्शन है रेपो रेट को फिक्स करना। ठीक है, अब रेपो रेट को फिक्स क्यों करता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन उद्देश्य क्या रहता है? उसका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो है जो हमारी इन्फ्लेशन है उसको एक निहित स्तर तक रखना। क्या करना? इन्फ्लेशन को रिस्ट्रेन करना। रिस्ट्रेन कितने तक करना है? संविधान विधान में लिखा हुआ है कि हमको इस इन्फ्लेशन को 4% रखना है, 4% के दायरे में रखना है और 4% से ज्यादा 6% जा सकती है। मैक्सिमम लिमिट इसकी 6% हो सकती है और मिनिमम लिमिट इसकी 2% होती है, क्योंकि ये 4% ये आइडियल लिमिट है। 4% प्लस माइनस 2 होता है, तो 4% में आप यदि 2 प्लस करते हो तो 6% हो सकता है और 2 माइनस में आते हो 2%। इससे ज्यादा कहानी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रिस्पॉन्सिबल होगी। आपको चीजें क्लियर हो चुकी है। मॉनेटरी क्या होता है, मौद्रिक नीति क्या होती है, राजकोषीय नीति क्या होती है, दोनों को अलग अलग लागू करने वाले कौन होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, और हमारा परमिशिबल लिमिट इन्फ्लेशन की क्या है, वो आपको चारों चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब इसका मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन देखिए, 5 मार्कर में सीधा लिखने आ सकता है फंक्शन, सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ दी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। सीधा स्ट्रक्चर, संरचना, मौद्रिक नीति समिति की संरचना लिखने को आ सकती है। यूपीएससी ने पहले पूछ चुका है, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछ चुका है, यूपीएससी 2016-17 में मेंस में पूछ चुका है। अब यूपीएससी की मिमिक्री जैसा कि आप जानते हैं एमबीपीएससी करती है, तो एमबीपीएससी के पूछने के आसार बराबर है। तो आपको बताना है संरचना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की संरचना।
ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये वर्तमान संरचना है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, मेनली 6 मेंबर बॉडी है, मेनली 6 मेंबर बॉडी है। अब 6 मेंबर रहते हैं, तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, 3 जो मेंबर रहेंगे वो आरबीआई से आएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आएंगे। 3 मेंबर आएंगे, कहां से आएंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आएंगे। उसके बाद 3 जो एक्सटर्नल मेंबर्स रहेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करेगी। ध्यान देना है, 3 जो मेंबर बाहर से रहेंगे, जो एक आरबीआई मेंबर्स को हम इंटरनल मेंबर्स बोलते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको नियुक्त करती है उन 3 मेंबर्स को हम एक्सटर्नल मेंबर्स कहते हैं। तो 6 मेंबर बॉडी, 3 आरबीआई के इंटरनल, 3 एक्सटर्नल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनको नॉमिनेट करती है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एट प्रेजेंट हमारे पास कौन कौन से लोग हैं जो अभी एट प्रेजेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में है। एक फर्स्ट आप देखेंगे शक्तिकांत दास। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो हमारे आरबीआई के गवर्नर है, तो सही है। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, पहला ऑप्शन तय है, वो देंगे फाइनेंस मिनिस्टर। जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिया रहेगा वो आपको प्रश्न में पहले ही मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन दे चुके हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, आरबीआई का जो गवर्नर होता है वही इस कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। ठीक है, आरबीआई का एक चीज आपको क्लियर हुआ, अभी प्रेजेंट में कौन है? शक्तिकांत दास है। उसके बाद जो डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई रहेंगे वो इसके मेंबर रहेंगे। तो अभी माइकल पात्रा करके हैं, वो इनके मेंबर हैं। उसके बाद राजीव जी हैं, वो भी डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं। तो ये 3, शक्तिकांत, माइकल देवरत्न पात्रा और राजीव रंजन, ये तीनों इंटरनल मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 है, आशिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंता वर्मा, ये तीनों के 3 एक्सटर्नल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट करके भेजे हैं, ये एक्सटर्नल है। अब आपको पहले स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि 6 मेंबर बॉडी है। अभी एट प्रेजेंट के पूछे तो शक्तिकांत, राजीव, माइकल ये इंटरनल है, शशांक, आशिमा और जयंत ये एक्सटर्नल है। अब इनका टेन्योर, इनका टर्म पूछ सकता है, इनका टर्म पूछा भी है और पूछ भी सकता है। तो इनके टर्म तो फिक्स रहते हैं, इनके टर्म रहते हैं 5 इयर्स। किसके? जो इंटरनल मेंबर्स ऑफ दी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रहते हैं, इनके टर्म फिक्स है 5 साल। अब क्वेश्चन यहां से नहीं बल्कि यहां से बनेगा कि जो एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनका टेन्योर कितना होता है। यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछ चुका, बिहार पीसीएस ने क्वेश्चन पूछ लिया, यूपीएससी ने पहले इस पे काम कर लिया, एमपीपीएससी तय है कि काम कर सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके एक्सटर्नल मेंबर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है उनका टेन्योर, उनका टर्म 4 इयर्स का रहता है, 4 साल। और दूसरा क्वेश्चन, इनको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। एक्सटर्नल मेंबर जो होते हैं 4 साल इनका टर्म है और इनको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। ध्यान देना, इनको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। तो हमने अब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्ट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्ट्रक्चर, उसके मेंबर, उनका टेन्योर और रीअपॉइंट नहीं हो सकते, ये सब हमने देख लिया है। अब कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आपको ये नोट्स प्रॉपरली मिल जाएंगे। आपको एक चीज समझनी है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहती है। किसके प्रति क्वेश्चन आएगा? जैसे कि आपने पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर, ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी और के नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रति
रिस्पॉन्सिबल रहती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जो भी इसने किया है वो इसको लिख कर देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक वर्ड आता है इसमें, यूजुअली अभी यूपीएससी इस पे काम कर सकता है, अभी किया नहीं किसी भी ने, साइलेंट पीरियड। साइलेंट पीरियड बोला जाता है। पहले तो इस वर्ड साइलेंट पीरियड वर्ड इज रिलेटेड विथ, 4 ऑप्शन आ जाएंगे हमको। पहला लेवल 0 का क्वेश्चन है, साइलेंट पीरियड इज रिलेटेड विथ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अब साइलेंट पीरियड क्या होता है कि देखिए, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है, जैसे कि एक साल में 4 बार मैंडेटरी है कि 4 बैठकें एक साल में होंगी, मींस क्वार्टरली आपको 3 महीने में एक बैठक जरूरी है। और इसको प्रोक्लेम कौन करेगा, इसकी उद्घोषणा कौन करेगा, तो वो आरबीआई का गवर्नर जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो इस बैठक को बुलाएगा। और प्रति 3 महीने में, मतलब एक साल में 4 बार मैंडेटरी है। अब जब ये बैठक हो रही है तो उससे 7 दिन पहले और 7 दिन बाद, 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक इस रेट के बारे में, जो रेट हम डिसाइड करने जा रहे हैं रेपो रेट, उस रेट के बारे में आप 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक 6 के 6 मेंबर किसी से भी चर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे। खाना पीना खाने के लिए सिर्फ मुंह खोलेंगे, उसके अलावा साइलेंट रहते हैं टोटली। 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक, जब बैठक है उसके 7 दिन पहले 7 दिन बाद तक। ये चीज आपके लिए नहीं हो सकती है, इसको अच्छे से नोट डाउन करना है। साइलेंट पीरियड इज द पीरियड ऑफ 7 डेज बिफोर एंड आफ्टर रेट डिसीजन। सॉरी, अब इस रेट डिसीजन के लिए 7 दिन चुप रहना पहले और 7 दिन चुप रहना बाद में क्यों जरूरी? देखिए, रेट डिसीजन इस सट्टेबाजी से रिलेटेड होता है। आगे समझेंगे आप कि रेट डिसाइड करने से क्या मार्केट में डिफरेंस आते हैं। तो यदि रेट का पहले से ही क्लियर हो गया तो लोग सपोज बाजार में जाएंगे, शेयर में अपने शेयर बेचेंगे या खरीदेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब डिपेंड कर रहा है, इसलिए साइलेंट पीरियड रखा गया है। आपको बस क्वेश्चन सिंपल से एमपीपीएससी में बन सकता है कि साइलेंट पीरियड रिलेटेड विद प्रीलिम्स में, और साइलेंट पीरियड 3 मार्कर में हमारे इधर आ सकता है एमपीपीएससी मेंस में, ठीक है। अब इससे हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें क्या है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था टू रिस्ट्रेन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। कितना कंट्रोल करना? 4 ± 2, इसको इतना कंट्रोल करना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल्स इसके पास हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ टूल्स हैं। तो मेजरली 2 टाइप के टूल्स इसको दिए गए हैं जिससे कि इन्फ्लेशन को 4 ± 2% पे हम रख सकें। तो इसके 2 टाइप के टूल्स होते हैं। तो एक को मैं कहता हूं क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो 2 टाइप पहले आप नोट डाउन करेंगे। क्वांटिटेटिव, हिंदी में इसको कहते हैं परिमाणात्मक, और दूसरे उपकरण जो होते हैं वो होते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव टूल्स, इनका मतलब होता है गुणात्मक। देखिए, अब ध्यान देने वाली बात, आपको एक चीज बता दूं, पहला क्वेश्चन यहां से आता है क्वांटिटेटिव टूल्स। अब क्वांटिटेटिव टूल्स में वो पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से टूल क्वांटिटेटिव टूल्स में लाई करते हैं, कौन कौन से टूल क्वालिटेटिव टूल्स में नहीं आते हैं। मैं अभी सबके एक साथ नाम आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको बस पहला क्वेश्चन, लेवल 0 का क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस हैं, क्या है कि इनमें से क्वालिटेटिव टूल्स में नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि क्वांटिटेटिव टूल्स, इनमें क्वांटिटेटिव टूल्स में शामिल हैं। वो पहला देगा CRR, दूसरा देगा SLR, तीसरा देगा रेपो रेट और चौथा दे देगा डायरेक्ट एक्शन। शामिल नहीं है क्वांटिटेटिव टूल्स में। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? यदि CRR, SLR और रेपो रेट यदि आता है तो ये तो हमारे परिमाणात्मक उपकरण में शामिल है, परंतु गुणात्मक उपकरण में डायरेक्ट एक्शन शामिल है।
तो इसको पहले ही लेवल 0 का क्वेश्चन था, पहले ही हम इसको हटा देंगे। तो आपको पहले ध्यान, हमें शुरुआत कहां से करनी है, इधर से। क्वांटिटेटिव टूल्स, और क्वांटिटेटिव टूल्स में भी फर्स्ट वन आएगा, वो है हमारा CRR। अब इधर से जो जहां मैं आपको लाने की कोशिश कर रहा था, वो आपको इधर से ध्यान देना है। कहानी इधर से शुरू होती है, 3 मार्कर। 3 मार्कर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स है, और क्वांटिटेटिव टूल्स अभी तक यूपीएससी ने, एमपीपीएससी ने, स्टेट पीसीएस ने सबसे ज्यादा इधर से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, सीधा 3 मार्कर मेंस में आता है, 2-3 साथ में दे दिए तो 5 मार्कर बन गए। और यदि पूरा पूछ लिया उसने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के टूल्स, तो आपको पहले ऐसे डिस्क्राइब करना है, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, एक साइड क्वांटिटेटिव, दूसरी साइड क्वालिटेटिव, और फिर एक एक करके जैसे मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा वैसे आपको डिस्क्राइब करना है। तो हम ध्यान रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के क्वांटिटेटिव टूल्स का फर्स्ट टूल CRR, कैश रिजर्व रेशियो है। अब ये होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए फर्स्ट हम देखेंगे CRR। अब इधर से आपको ध्यान देने की जरूरत है, कैश रिजर्व रेशियो, कौन सा अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। अब नकद आरक्षित अनुपात, नकद तो समझ में आ रहा है, कैश आरक्षित करना है, रिजर्व करना है किसके पास, सीधा जो लिखा है वही हमारा डेफिनेशन है। तो क्या होता है कि जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक रहते हैं, मैं सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को SCB लिखूंगा, जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स रहते हैं उनका क्या होता है, NDTL। इसको जब मैं आपको प्रॉपर इकोनॉमिक्स बताऊंगा तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि क्या इसकी लायबिलिटीज रहती हैं बैंक की, क्या इसके एसेट्स रहते हैं। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि जो बैंक के पास कुल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए जितना बैंक के पास पैसा है, जितना बैंक के पास नेट पैसा है, जितना नेट पैसा है बैंक के पास, उसका कुछ परसेंट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास जितना नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज से जो जमा पैसा है उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास कैश फॉर्म में रिजर्व रखना होता है। फिर से शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट आरबीआई के पास कैश फॉर्म में रिजर्व रखना होता है, इसी को कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। समझ में आया? बिल्कुल इजी है कि सीआरआर, अब क्यों इसको डिपॉजिट क्यों करना है बैंकों का, इसमें क्या भला होने वाला है, क्या भला इसमें आरबीआई का होने वाला है। तो देखिए ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी कैसे है? क्योंकि यदि हमको बैंक रन से बचना है, बैंक रन क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो आपको सीआरआर की डेफिनेशन समझ में आई, अब इसके यूजेस क्या है। यदि आपको बैंक रन से बचना है, बैंक रन क्या होता है कि जब सपोज अफवाह फैल गई कि एसबीआई का बैंकरप्ट होने वाला है, एसबीआई अपने आप में दिवालिया होने वाला है, ठीक है, या फिर एसबीआई से बड़ा अमाउंट लेके कोई भाग गया, तो क्या होता है कि जिन लोगों के पैसे डिपॉजिट हैं एसबीआई में, वो जाते हैं दौड़ के और बोलते हैं कि हमारा पैसा चाहिए, हमारा पैसा, हमारा पैसा, हमारा पैसा। अब इस टाइम पे जरूरी नहीं है कि बैंक के पास इतना पैसा हो, क्योंकि उसका पैसा घूमते रहता है, उसके लोनेबल फंड भी है, वो उधर गया है, इधर गया है, उधर गया है, तो वो कैसे पैसा पुश करे, कैसे लोगों को सेटिस्फाई करे। तो इस टाइम पे आरबीआई फिर इनका जो सीआरआर है उसको रिलीज कर देता है और उससे आप बैंक रन से बच सकते हैं, ठीक है। तो आपको बैंक रन से बचाने के लिए सीआरआर अति आवश्यक है। उसके बाद अब ध्यान दीजिए,
मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन एम क्या है, इन्फ्लेशन को सेटिस्फाई करना, 4% ±2 रखना। तो एक तो बैंक रन से बचाने के लिए है, उसके बाद क्या करता है कि यदि हमारी इकोनॉमी में, अब ध्यान देना है, यदि इकोनॉमी में मनी ज्यादा हो गया है, ठीक है, इकोनॉमी में मनी ज्यादा हो गया है, अब यदि ज्यादा हो गया है और इसको कंट्रोल करना है, इसको कंट्रोल करना है, तो आप सीआरआर से कंट्रोल कर सकते हो। अब मैं आपको बता दे रहा हूं एक उदाहरण के माध्यम से कि मनी ज्यादा होने पे इन्फ्लेशन पे क्या अंतर पड़ता है। अब आपको ध्यान देना है, या मनी कम होने पे इन्फ्लेशन पे क्या अंतर पड़ता है, और सीआरआर इसको कैसे कंट्रोल करता है। अच्छा, पहले मैं बता दूं आपको, यदि आपको क्वेश्चन आता है कि क्या सीआरआर का मेन ऑब्जेक्ट इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, और यह क्वेश्चन आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या सिर्फ सीआरआर एसएलआर के माध्यम से इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, नहीं, ऐसा नहीं। हमारा क्वेश्चन ऐसा रहेगा, हमारा आंसर ऐसा रहेगा कि यदि जो मेन टूल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मेन टूल है रेपो रेट, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रेपो रेट, पॉलिसी रेट, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। तो यदि मेन टूल इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का है तो वो हमारा रेपो रेट है। उसके बाद ये साइड बाय साइड चलते जाते हैं और इनके दूसरे काम भी, जैसे बैंक रन से बचाना और मनी को इन्फ्लक्स करना, मनी को सक करना, मनी को मार्केट में इन्फ्लक्स करना और सक करना। अब इससे भी इन्फ्लेशन पे इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है वो अब आपको ध्यान से समझना है कि देखिए, यदि मार्केट में ये रुपया है, ठीक है, मार्केट में ये पैसा है, पैसा मतलब ये चार हाथों में चार पैसे, ये हाथ हैं, ठीक है, और इधर प्याज का ऐसे ढेर लगा हुआ है, ये प्याज का ढेर है। ध्यान से समझना है, जीवन निकल जाता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में, समझ में नहीं आता, समझना है आपको। ये चार हाथ हैं, चारों के पास पैसे हैं, और ये चार हाथ इधर आ रहे हैं कि प्याज दे दो, प्याज दे दो, प्याज दे दो। अब प्याज वाले के पास भाव खाने के लिए पर्याप्त हाथ हैं, उसको ये जो है एक ही व्यक्ति को सेटिस्फाई कर सकता है, मतलब इनमें से एक को ही देना है। चार हाथ हैं तो ये क्या करेगा, अपने प्याज के ढेर का रेट क्या करेगा, बढ़ा देगा, बोलेगा कि जो सबसे महंगा ले लेगा, जो सबसे महंगा, ध्यान देना है, जो सबसे महंगा लेगा मैं उसी को दूंगा। इस व्यक्ति ने जाके सबसे महंगा ले लिया, मतलब जो गुड्स है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गई ना। यदि मार्केट में चार हाथ थे, चारों हाथों में पैसे थे, और वो चारों हाथ जाते हैं प्याज खरीदने, प्याज वाला बोलता है मैं जो सबसे महंगी लेगा उसी को दूंगा, महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ गई, क्योंकि मार्केट में अभी चार हाथ है। ध्यान देना है, अभी इधर ही कहीं नहीं रुकेगी। अब देखिए, अब सपोज इधर सीआरआर है, सीआरआर को मैंने बढ़ा दिया मतलब क्या हुआ, सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो। मैंने बैंक से बोला, मैं मींस आरबीआई ने बैंक से बोला कि आप अपने एनडीटीएल का अब जो अभी परसेंट जितना रख रहे थे उससे ज्यादा अब हमारे पास रखोगे। एनडीटीएल क्या होता है कि जितना बैंक पैसे देता है मार्केट में, लोनेबल फंड जो रहता है ना, उसको एनडीटीएल बोलते हैं, लोनेबल फंड, मतलब मार्केट में लोन देने वाला पैसा, एनडीटीएल, मार्केट में लोन देने वाला पैसा बैंकों के द्वारा, एनडीटीएल। अब वो पैसे में से और हिस्सा आरबीआई के पास जब्ती में चला गया, तो जो लोन देने वाला पैसा था वो क्या हो गया, यदि सीआरआर बढ़ गया तो लोनेबल फंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सीआरआर में हमें कुछ और ज्यादा रिजर्व आरबीआई को पैसे देने पड़ेंगे, तो जो एनडीटीएल में से कुछ पैसा माइनस हो जाएगा। मतलब अभी जो हाथ जा रहे थे बैंक के पास कि हमको लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए, वो हाथ क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। सपोज अब लोन महंगा हो गया तो लोग लोन महंगा कम लेंगे मतलब कम हाथ। अब मार्केट में बचे हैं दो हाथ, क्यों,
क्योंकि सीआरआर क्या हो गया, बढ़ गया, लोनेबल फंड बैंक के पास कम हो गया, लोनेबल फंड, तो लोग कम लोन लेने जाएंगे, तो कम हाथों में या कम जेब में पैसे रहेंगे। अब ये हाथ दो हाथ जाते हैं इस ढेर के पास, बोलते पैसे हमें, प्याज दे दो, क्या करेगा वो? जो अभी 4 हाथ में जितना महंगा दिया था उससे तो कम महंगा देगा या उससे तो सस्ता ही देगा। मतलब देखिए, सीआरआर महंगाई को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, इसी का 22% कर दीजिए। यदि ज्यादा दिक्कत है आपकी, सस्ता यदि हो रहा है, अस्फीति की समस्या बन रही, डिफ्लेशन की समस्या बन रही, तो इसका उल्टा कर दीजिए। मैं फिर से बता दूं, सीआरआर यदि बढ़ जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो यदि आप आरबीआई बढ़ा देगी, मतलब बैंकों का पैसा जो वो लोन में घुमा रही थी मार्केट में, वो उसका कुछ हिस्सा आरबीआई अपनी पॉकेट में रख लेगी, तो उसके पास लोनेबल फंड कम हो जाएगा, लोन लेने वालों की संख्या कम हो जाएगी, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। यदि सीआरआर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन डाउन होगी। क्यों? क्योंकि वो सीआरआर सक कर रहा है, मार्केट से पैसा सक कर रहा है, मार्केट में पैसे की कमी मतलब महंगाई कम हो जाएगी। सीआरआर आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ? अब देखिए, सीआरआर में आपको मैं बता दूं, ये है कैश रिजर्व रेशियो, और करंट में सीआरआर जो हमारा है वो है 4.50। आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि करंट सीआरआर क्या है, तो हमारा 4.5%। मतलब अब आपको इधर ही मैं समझाते चलूं कि सीआरआर 4.5% क्या है। यदि बैंक के पास टोटल लोनेबल फंड या वो एनडीटीएल, ठीक है, या टोटल लोन देने योग्य पैसा उसके पास 100 रुपए, ध्यान देना है, तो 100 रुपए में से 4.5 रुपए सीआरआर में रखने हैं आपको। ये चेंज होते रहता है, 4.5 रुपए सीआरआर में रखना है आपको, ठीक है। तो अब पैसा इधर कम बचेगा, अब 95.5 रुपीज बचा, अब मतलब 95.5 रुपया ही बैंक लोन में दे सकते हैं। अब यदि मैंने इसी को बढ़ा के 10 कर दिया सीआरआर, तो कितना पैसा दे सकते हैं ब्याज में? 90। तो लोनेबल फंड कम हो रहा है, मतलब हाथ कम हो रहा है, मतलब महंगाई कम हो रही है। सीआरआर बढ़ेगा, महंगाई कम होगी। अभी एट प्रेजेंट करंट सीआरआर 4.5%। ध्यान देना है, ये बहुत जल्दी बढ़ाते कमाते नहीं, क्योंकि ये मेजर इंपैक्ट डालता है हमारी इकोनॉमी में, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा निकालता है या बहुत बड़ी मात्रा में पैसा डालता है। तो सीआरआर आपको क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एसएलआर। ये दोनों रेशियो हैं जो कंट्रोल करते हैं मनी को। अब दूसरा हमारा स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा, मैं आपको बताते चलूं कि जो सीआरआर है, यदि वो बैंक पैसे रख रहे हैं आरबीआई के पास, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कोई भी ब्याज उस पर नहीं मिलता है, पैसा उस पर नहीं कमा सकते, ठीक है। अब हमारा स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। अब एसएलआर क्या होता है? ये भी एक रेशियो है। रेशियो क्या है? स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब वैधानिक तरलता अनुपात। अब भैया ये क्या होता है वैधानिक तरलता अनुपात? अभी हमने सीआरआर में कैश को रिजर्व किया था आरबीआई के पास, अब हमको क्या करना है? लिक्विडिटी मींस यदि आपके पास गोल्ड है, यदि आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो अप्रूव की गई हैं आरबीआई के द्वारा, मतलब आपके मतलब किसी बैंक के पास, कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अपने पास कुछ एक परसेंट मींस आप समझ लीजिए वही टोटल एनडीटीएल मींस लोनेबल फंड मींस लोन में घुमाने वाली राशि का कुछ प्रतिशत बैंक अपने पास में रिजर्व रखेगा, पर वो कैश के फॉर्म में नहीं, उसके साथ गोल्ड के फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में। कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एज पर आरबीआई रूल अपने लोनेबल फंड का या एनडीटीएल का एक परसेंटेज अपने ही बैंक में रिजर्व में रखेगा, और वो रिजर्व में
गोल्ड के फॉर्म में रखे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखे। पर अभी मैं बताऊं, सीआरआर एक तो कैश के फॉर्म में रिजर्व कर रहे थे, और कहां रिजर्व कर रहे थे, उसको आरबीआई के पास। अब मैं बता रहा हूं एसएलआर, इसको बैंक के खुद के पास में रिजर्व करना है, और किस फॉर्म में रिजर्व करना है, गोल्ड के फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आरबीआई ने अप्रूव की हुई है उनके फॉर्म में। ठीक है, ध्यान देखिए, किसका, एनडीटीएल का। कितना, तो मैं बताते चलूं आपको कि अभी स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एट प्रेजेंट 18 है, 18%। अब ये क्या इंपैक्ट डालेगा मित्रों, ये कैसे, ये भी मेजर इन्फ्लक्स करेगा या शक करेगा, इन्फ्लक्स करेगा या शक करेगा, किसको, मनी को। कैसे, अब ध्यान दीजिए, सपोज लोनेबल फंड, मतलब लोन में देने योग्य राशि, मतलब जो लोग आएंगे बैंकों के पास, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों के पास, उनके पास लोन में देने योग्य राशि 100 रुपए थी। अब वो 100 रुपए में से सीआरआर चला गया 4.5 रुपए, ठीक है, तो कितना बता, 95.5। अब ध्यान देना है, अब इनको ये लोनेबल फंड का 18 रुपए, मतलब 100 में से 18 इनको कहां रखना है, अपने पास रिजर्व में रखना है। इसमें से 18 और माइनस कर दो, तो कितना हो गया, कितना हो गया बताइए, 77% समथिंग आ रहा है, 77.5 समथिंग आएगा। ठीक है, तो हमारा अब जो टोटल लोनेबल जो फंड बचा है बैंक के पास, मतलब जो पैसा वो अब लोन में दे सकती है, वो कितना दे सकती है, वो दे सकती है सिर्फ और सिर्फ 77 to 75 रुपीज समथिंग, मतलब लोनेबल फंड कम हो रहा है। अब देखिए ये कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है, तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है ऐसे, एसएलआर अभी 18 रुपए है, सपोज 100 में से अभी मैं 18 रुपए एसएलआर में रख रहा हूं। यदि आरबीआई ने बोला कि अब 20 रुपए रखोगे, मतलब 20% एसएलआर कर दिया, तो क्या होगा, 20% एसएलआर कर दिया, तो जो भी बैंक है हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, उनके जो लोनेबल फंड, मतलब जो लोन देने योग्य जो निधि थी, वो कम हो गई, कम हो गई। तो जो मैंने आपको बताया, जो हाथ है लोन लेने वाले, वो हाथ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यदि हाथ कम हो जाएंगे तो मांगने वाले हाथ भी कम हो जाएंगे, ये जो पैसा इधर से लेके आते और कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते, यदि डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड कम हो रही है। तो आपको इतना क्लियर रखना है कि एसएलआर, कोशिश करो कि रेड की जगह पर व्हाइट या फिर येलो कलर यूज करो, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है, तो आप एसएलआर में मैं आपको क्या बता रहा था कि अभी यदि हमें इन्फ्लक्स करना है तो हमने इसको कम कर दिया, एसएलआर कम कर दिया। अब क्या है कि वो जो लोनेबल फंड है वो बढ़ जाएगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का, और लोनेबल फंड बढ़ेगा तो ज्यादा हाथ मांगने आएंगे लोन, और लोन लेके ज्यादा मार्केट में जाएंगे और मांगेंगे, डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो सीआरआर और एसएलआर आपको समझ में आया। एट प्रेजेंट करंट में 4.5%, 4.5% सीआरआर है और 18% एसएलआर है। पर मैं आपको बता दूं, सीधा क्वेश्चन आएगा, सीआरआर में आप कोई भी इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर रहे, आप मीन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, और भाई एसएलआर में कुछ ही थोड़ा कम मात्रा में आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, दोनों के डिफरेंस सीधा आएंगे 5 मार्कर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआरआर और एसएलआर, 5 मार्कर में आपको क्लिक करके आना है और बस ऐसे ही डिफरेंस लिखना है हमको, ज्यादा कोई भाग नहीं। ये 3 मार्कर में सीआरआर आता है आप लिख दोगे, एसएलआर आता है आप लिख दोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वांटिटेटिव टूल है रेपो रेट। अब आया रेपो रेट। अब मैं बता दूं, रेपो रेट को ही बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बोला जाता है और इसको ही पॉलिसी रेट बोला जाता है। मैं बता दूं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पॉलिसी रेट क्या है, रेपो रेट है। मतलब
उसका जो मेन उद्देश्य है कि हमको मुद्रास्फीति को 4% प्लस माइनस 2 पे रखना है, तो उस मेन उद्देश्य को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे ज्यादा और सबसे प्रमुख जो टूल वो उपयोग किया जाता है वो है रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होती है उसको हम शांति से समझेंगे, पर मैं आपको बता दूं, यदि प्राइमरली पूछा जाए कि प्राइमरली कौन सा टूल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूज करती है, तो वो हमको रेपो रेट आंसर करके आना है। ठीक है, अब रेपो रेट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इसको हम जनरल टर्म में रेपो रेट लिखते हैं। ठीक है, पर रेपो को यदि मैं खोलता हूं तो इसको अभी मैं आपको जस्ट समझना, इसका मतलब है रीपरचेज। अब क्या रीपरचेज वो मैं आपको बता रहा हूं। रेपो का मतलब होता है रीपरचेज। क्या रीपरचेज? देखिए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इधर हमारा सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आप कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, आप एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ले सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ रही है तो उसका अंतिम दाता कौन है? जब भी कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रहते हैं उनको यदि पैसे की, पहला तो प्राइमरली आप देखेंगे कि वो लोगों से फंड लेते हैं। फंड कैसे लेते हैं? उनका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट वगैरह, इससे उनको पैसा आता है, उसको लोन में घुमाते हैं। वो यदि बाई चांस पैसा नहीं आया और उनको पैसे की आवश्यकता पड़ी, उनको लोन में डिमांड आ रही है, अब वो किसके पास भागते हुए आएंगे? वो आएंगे आरबीआई के पास। आरबीआई के पास शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आ रहा है सॉरी, अब वो कहता है कि आरबीआई हमको पैसे चाहिए। आरबीआई कहेगा ठीक है आप पैसे ले जाइए, पर पैसे के बदले में कुछ जमानत आपको रखनी पड़ेगी। जमानत मतलब कोलेट्रल आपको रखना पड़ेगा। और वो कोलेट्रल क्या रखोगे आप कोलेट्रल रखोगे जीसेक। जीसेक का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हुंडी, बॉन्ड, बिल, ये सब क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप अभी इतना समझिए कि गवर्नमेंट द्वारा पैसे जुटाने के लिए, मार्केट से पैसे लेने के लिए अपने हस्ताक्षर किए हुए कुछ सिक्योरिटीज मार्केट में दी जाती हैं आरबीआई के थ्रू। तो वही बैंक खरीद लेते हैं, उनको रख लेते हैं, और उन्हीं को जब भी उनको लोन की आवश्यकता पड़ती है तो वो क्या करते हैं? इनको एज अ कोलेट्रल आरबीआई के पास रखते हैं। किस शर्त पे? कि आरबीआई हम आपसे अगले दिन इसी सिक्योरिटी को इतने दाम पर रीपरचेज कर लेंगे। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को जब पैसा चाहिए, और वो पैसा सपोज उनको चाहिए 100 रुपीज, वो 100 रुपीज की कीमत की क्या करेंगे? पैसा लेने आएंगे, अपने जेब में एक जी चेक रख के आएंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और वो आरबीआई को 100 रुपए कीमत की जी चेक दे देंगे, और उनसे कहेंगे कि आरबीआई अगली सुबह जब मैं आऊंगा तो इसी जी चेक को 104.90 ऐसा समझ लीजिए। अभी आप 104 रुपए में 90 का लिस्ट हो जाएगा। ज्यादा ऐसा समझिए कि मैं अब जो आपको मैं 100 रुपए लिए हैं और सुबह में इसी मेरी जी चेक को परचेज करूंगा कितने रुपए में? रीपरचेज करूंगा कितने रुपए में? 104 रुपए में। तो जो 4% का क्या लग गया? ब्याज लग गया। क्या है? दर है। कौन सी दर है? रीपरचेज करने की दर। किसको रीपरचेज करने की दर? जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको रीपरचेज में इतने रुपए पे करूंगा। और ये फिक्स कौन करता है कि कितने रुपए पे आपको रीपरचेज करना है? ये बैंक नहीं करती, ये हमारा सेंट्रल बैंक में आरबीआई करेगा कि आपको इतने रुपए में हमसे, अब जो आपने हमारे पास जी चेक रखी है इतने रुपए में आपको रीपरचेज करना है, इसलिए इसी को रेपो रेट बोलते हैं। अब कैसे रेपो रेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है तो वो हम अब आराम से समझेंगे, कैसे रेपो रेट इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है। ये है रेपो रेट। अभी आप समझिए कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यदि आरबीआई के पास जाती हैं और आरबीआई से शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक 100 रुपए लेती हैं, ठीक है, और अगली सुबह आरबीआई से जो 100 रुपए की कीमत की उन्होंने जी चेक रखी थी,
अगली सुबह उनको 104 रुपए में वापस खरीदते। ठीक है, अब दूसरा केस, ये फर्स्ट केस है। मैं बार बार अगली सुबह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रेपो रेट एक रात के लिए या एक दिन के लिए या कम समय के लिए आरबीआई से उधार लिया हुआ पैसा रहता है। ठीक है, कम समय मतलब एक दिन के लिए, एक दिन या उससे कम समय के लिए जब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं तो वो रेपो रेट के आधार पर लेते हैं। अब दूसरा केस समझिए, यदि कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, वो आरबीआई के पास 100 रुपए लेने जाती है, आरबीआई 100 रुपए तो दे रहा है। यदि सिनेरियो बनाए इन्फ्लेशन का, मार्केट में है धूम मची है और बहुत ज्यादा महंगाई चल रही, तो आरबीआई उनसे कहेगा कि तुम सुबह बेटा अपनी जो जी सेक लेने आओगे ना, तो वो खरीदोगे कितने में, 110 रुपए में। ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना है प्लीज। यदि मार्केट में बहुत ज्यादा महंगाई चल रही है और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहती है कि अब हमें इस महंगाई को कंट्रोल करना है, ये 6% से ऊपर जाने लगी, और इसको कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूंगा, रेपो रेट बढ़ा दूंगा, रेपो रेट बढ़ा दूंगा, रेपो रेट बढ़ा दूंगा। रेपो रेट यदि जैसे ही बढ़ती है तो क्या होगा, अब जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अभी ये 100 रुपए लेने आया था, अब ये पैसा ज्यादा लेगा कि कम लेगा? ऑब्वियसली जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोनेबल फंड जो होता है वो अपने आप कम हो जाता है। अरे कोई भी जब भी ऐसे, सपोज आप साहूकार के पास जाते हैं और दो साहूकार हैं, एक आपको दे रहा है 5% पे, एक आपको दे रहा है 10% पे, आप 5% वाले ज्यादा पैसा लेंगे ना, वही 5% वाला ऑप्शन खत्म हो जाता, तो सपोज आप 5% वाले से 10,000 रुपए ले रहे थे, अब आप 5% वाला ऑप्शन खत्म हो गया, 10,000 वाले से आप कितना लोगे, 2,000 रुपए दे दे भैया। मतलब जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वो अभी आरबीआई से 104 के भाव में 1,000 रुपए लेके आ रहे थे, अब वो रेपो रेट जैसे ही बढ़ाई आरबीआई ने तो वो पैसा कम लेके आए, क्योंकि खामा खामा उनका क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, ब्याज लगेगा तो पैसा कम। अब पैसा जैसे ही कम लेके आएंगी तो अब बताइए कि मार्केट में पैसा लोन में, मार्केट में लोन में घुमाने के लिए इनके पास पैसा ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? कम रहेगा, ऑब्वियसली लोन में पैसा घुमाने कम रहेगा। अब जब पैसा कम रहेगा, जेब में पैसा नहीं है, तो लोगों के हाथ कट गए, हाथ कट गए मतलब डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई मतलब इन्फ्लेशन जो भी रेट था, जो भी टारगेट रेट में हम अंदर ले आए। क्यों? ये सिनेरियो रेपो रेट बढ़ाने का कब आता है, जब महंगाई की दर ज्यादा हो। महंगाई की दर कितनी ज्यादा हो, अब मैं सीधा एक इक्वेशन बनाता हूं, रेपो रेट यदि बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम होगा। सीधा क्वेश्चन आता है और आपको अब आपके कॉन्सेप्ट इधर क्लियर हो गए होंगे कि रेपो रेट सीआरआर कैसे कंट्रोल करता है, कैसे एसएलआर कंट्रोल करता है, कैसे रेपो रेट कंट्रोल करता है। रेपो रेट क्या होती है कि एक दिन के लिए लिया गया शेड्यूल कमर्शियल बैंकों द्वारा आरबीआई से पैसा, उस पर क्या ब्याज दर लग रही है वो रेपो रेट होती है। यदि महंगाई मार्केट में ज्यादा है तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, जिससे महंगाई कंट्रोल में हो जाती है, और यदि अस्फीति या डिफ्लेशन की समस्या बनी है तो इसी रेपो रेट को कम कर दिया जाता है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें इंक्रीमेंट होने लगता है और महंगाई थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इसी का पॉलिसी रेट में हम यूज करते हैं। अब तीसरा आता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे अपन, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स उल्टा। अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक तरफ आरबीआई, अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास लोगों ने इतना पैसा जमा कर दिया है, सपोज पंजाब नेशनल बैंक के पास इतना पैसा जमा हो गया है कि लोन में तो घुमा ही रही है और पैसा बच गया है, तो उस पैसे का क्या करे। अब लोन में कोई लोन ही लेने नहीं आ रहा है, सेचुरेशन स्टेज पे पहुंच गया लोन लेने वाले, तो उस पैसे का सरप्लस मनी को कहां पार्क करेगी, सरप्लस मनी को पार्क करेगी कहां, आरबीआई के पास, कि आरबीआई हमारे 2,000 करोड़ रुपए आप रख लो। अब भैया पैसे रख रहे हो, आप पार्क कर रहे हो, तो आरबीआई से कुछ तो कोलेटरल में लोगे ना, आरबीआई पे आंखें बंद करके तो नहीं आप भरोसा कर लोगे
कि नहीं आप तो आरबीआई हो, आप जमानत पे कुछ मत रखो हमारे पास, हमारा पैसा रख लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, आरबीआई से कुछ कोलेटरल डिमांड करोगे। तो आरबीआई कहेगी ठीक है, हे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, मैं तुझे जीसेक देता हूं और मैं जब भी ये पैसा तू मुझसे लेके जाएगा तो ये जीसेक में मैं आरबीआई इतने रुपए में खरीद लूंगा। कितने रुपए में? सपोज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक 100 रुपए रखती है आरबीआई के पास, तो आरबीआई अगले दिन जाएगा या फिर कुछ समय बाद जाएगा तो कितने रुपए इनको दे देगा, वो कितने रुपए दे देगा? 103 रुपए दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि रिवर्स रेपो रेट 3%। जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि एक बैंक जा रहा है 100 रुपए लेने, आरबीआई से रीपरचेस करेगा जब उसकी जी से कोलेटरल, तो उसको 104 रुपए आरबीआई को देगा। अब थोड़ा सा इसमें कम है। कम क्या है? रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होती। क्यों? क्योंकि आरबीआई को नहीं पड़ी है कि आप हमारे पास पैसा पार्क करने आइए। बस आरबीआई हेल्पिंग इन नेचर में, आरबीआई सबका बड़ा भाई बन के बोलता है कि आपका पैसा मैं सेफ रखूंगा और उसके बदले में मैं पैसा भी दूंगा आपको, मतलब ब्याज भी दूंगा, और वही ब्याज दर रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। हमेशा ध्यान रखना कि रेपो रेट ग्रेटर देन, ऑलवेज बी ग्रेटर देन रिवर्स रेपो। अभी हम पढ़ क्या रहे, पहले तो मैं आपको समराइज कर दूं। हम पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के टूल्स में क्वांटिटेटिव टूल्स, और क्वांटिटेटिव टूल्स में हमने सीआरआर पढ़ा है, एसएलआर पढ़ा है, उसके बाद हमने रेपो रेट पढ़ा है, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान देना है कि मैं खिड़की बनाऊंगा वो आगे बनाऊंगा, उसके बाद अगला हम फोर्थ वन पे चलते हैं। तो फोर्थ वन हमारा शुरू हो जाता है बैंक रेट। ठीक है, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, आरआर हो गया, ट्रिपल आर हो गया। अब होता है बैंक रेट। क्या होता है? तो अब इधर ध्यान देने की जरूरत है। बैंक रेट, अभी मैंने आपको रेपो रेट बताया था, मैंने उसमें बोला था कि कम समय के लिए या वन डे के लिए जिस दर पे आप पैसा लेंगे वो रेपो रेट होगी। बस इसमें कुछ नहीं है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार मांगने जा रहा है, पर उधार मांगने तो जा रहा है, पर वो पैसा लौटाएगा वो कब? आप समझ लीजिए 2 महीने बाद। 2 महीने बाद मतलब समय बढ़ गया। अब जिस रेट पर आरबीआई इसको पैसा दे रहा है, किसको? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को, लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को यदि आरबीआई पैसा प्रोवाइड करा रहा है तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट रखता है उसको हम बैंक रेट कहते हैं। आपको बस रेपो रेट और बैंक रेट में इतना मेजर डिफरेंस है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए लैंडिंग रेट है और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए लैंडिंग रेट है। बस इसमें और कोई भी डिफरेंस नहीं है। समझ में आया क्या? रेपो रेट और बैंक रेट में अंतर समझ में आया? ठीक है, अब बैंक रेट का काम खत्म हो जाए। इसके बाद हमारी कहानी आगे बढ़ती है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। देखिए एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब सीमांत स्थायी व्यवस्था दर। अब आपको ध्यान देना है, एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखिए रेपो रेट हो सकता है कि जनरल हो गया है, बैंक रेट रेपो रेट का ही लॉन्ग टर्म फॉर्म है, रिवर्स रेपो रेट बहुत कम पूछा जाता है, एसएलआर सीआरआर पूछा जाता है। अब ये थोड़ा एमएसएफ थोड़ा सा हटके है। थोड़ा सा हटके क्या है कि आप ध्यान दीजिए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यदि आरबीआई से पैसा उधार लेने जाता है और किसी कारणवश शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक रेपो रेट के आधार पर पैसा नहीं ले पाया आरबीआई से, बैंक रेट के आधार पर नहीं ले पाया, आरबीआई चूक गया, मतलब उसकी गाड़ी चूक गई, तो उस पर क्या है कि पीनल रेट डाली जाएगी। पीनल मतलब दंडात्मक दर।
पीनल का मतलब होता है दंडात्मक दर, मतलब पीनल रेट पर, पीनल रेट मतलब दंडात्मक दर। सपोज मैंने आपको बताया था 4.90 बेस पॉइंट यदि रेपो रेट है, और अब वो कहेंगे कि हम आपको 4.90 की ब्याज दर पर नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि आप चूक गए। सपोज 5% बैंक रेट है, नहीं देंगे आपको क्योंकि आप चूक गए। तो अब हम आपको 5.5% की ब्याज दर से, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हम आपको 5.5% की ब्याज दर से उधार देंगे। मतलब मैंने क्या किया, इसको दंड दे दिया ना 1-1.5% का। क्यों दे दिया? क्योंकि ये समय से पैसे लेने नहीं पहुंचा था। बस एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यही होती है कि एक पीनल रेट होती है, जो कि जब आप रेपो रेट से और बैंक रेट से चूक जाते हैं, मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे लेने में, तब जाके आरबीआई पीनल रेट का यूज करके आपको पैसा दे देगा। ठीक है, आपको क्लियर कट समझ में आया कि पीनल रेट क्या होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। अब आपको आगे लेके चलते, आगे आएगा हमारा एलटीआरओ। इसको समझना है ध्यान, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। मैं इधर ही समझा दे रहा हूं, सीधी बात यह है। अभी हम रेपो रेट की बात कर रहे थे तो मैंने लिखा था शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। एलटीआरओ में जब आप नोट्स में पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। एलटीआरओ में दिया हुआ है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक तो आपसे पैसे ले सकते हैं उधार आरबीआई से, उसके साथ कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आरबीआई से उधार ले सकते हैं। और क्या उधार ले सकते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए रेपो रेट, लॉन्ग टर्म के लिए किसी ब्याज दर पर आरबीआई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है, तो वो एलटीआरओ हो गया है। मैंने सिंपल लैंग्वेज समझाया है, आपको इसकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमारी नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो रेपो रेट के आगे लॉन्ग टर्म लगा दो और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ प्लस कर दो क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो एलटीआरओ आपका कंप्लीट है। अब आपको ध्यान देना है 2020 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, और लास्ट वन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स में लास्ट है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सीधा क्वेश्चन आया था, देवनागरी में, हिंदी में लिखा था ओएमओ और इंग्लिश में लिखा था ओएमओ। कहीं भी खुले बाजार की परिचालन वगैरह कुछ भी नहीं लिखा था, सीधा लिखा था ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट फुल फॉर्म में नहीं लिखा, ओएमओ लिखा आया था। अब कहां जाएगा व्यक्ति, क्या लिख देगा, पता ही नहीं है, एक बार भी नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया है क्वांटिटेटिव टूल्स। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ध्यान देना है आपको। हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव टूल्स की, मतलब कि अर्थव्यवस्था में एक साथ पैसा डालना है या अर्थव्यवस्था से एक साथ पैसे को निकालना है। तो ओएमओ क्या होता है, अब ध्यान देना है। सपोज मोदी जी को पैसा चाहिए, ठीक है, मोदी जी को पैसा चाहिए तो एक एजेंट है उसके पास, और मोदी जी का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंट कौन होता है, आरबीआई होता है। जो भारत का, जो भी किसी देश का केंद्रीय बैंक होता है वो उसी गवर्नमेंट का एजेंट होता है। एजेंट मतलब कि मोदी जी रामनाथ कोविंद जी के साइन करा के जीसैक इशू कर रहा है। जीसैक मतलब एक पेपर इशू कर रहा है और वो आरबीआई से कह रहा है कि ये पेपर है, सपोज इस पे 10 रुपए लिखा है, इस पेपर 10 रुपए, मतलब जो जिस किसी व्यक्ति को, जो भी इसको खरीदेगा, इस पेपर को खरीद के उसने जेब में रख लिया, तो इस पर यदि वो सिक्योरिटी है तो इस पर उसको बराबर एक इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज उन्होंने लिख दिया है मोदी जी ने कि हम धारक को अभी 10 रुपए की जीसैक इशू कर रहे हैं और अगले साल उसको 12 रुपए दिए जाएंगे, तो लोग, इंटरेस्ट रेट, सिक्योरिटी ज्यादा है, सरकार इशू कर रही है तो लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इसी को जीसैक समझ लिया आप। तो जीसैक इशू करती है गवर्नमेंट। अब जीसैक किसके पास रहते हैं, इसके एजेंट के पास। इसका मतलब गवर्नमेंट का एजेंट कौन है, आरबीआई। अब आरबीआई ने बहुत हाथ पैर मार लिए, सीआरआर बढ़ा दिया, एसएलआर बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ा दी, रिवर्स रेपो रेट कम कर दी, और सब कुछ एमएसएफ, बैंक रेट, सब कुछ हाथ पैर चला लिए। तब भी क्या है कि मार्केट में जो पैसे का आदान और प्रदान हो रहा है उसको उतना उचित तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा, वो आएगा अपनी जीसैक लेके मार्केट में, मतलब
किसी व्यक्ति से डायरेक्ट डील कर सकते हैं, अभी प्रोविजन आ गया है। वैसे नॉर्मली जो भी बैंक रहती हैं वो आरबीआई से जी चेक खरीद लेते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आरबीआई आया मार्केट में, इसके पास पैसा था, इसके पास पैसा था, इसके पास पैसा था, इसके पास पैसा था, पैसा पैसा पैसा, ध्यान देना है, इसके पास था, इसके पास था, इनके पास बहुत पैसा था। आरबीआई ने बोला जी चेक ले लो, जी चेक ले लो, तो इन्होंने अपने पैसे तुरंत ढीले कर दिए। बोले ठीक है पैसे ले लो, जी चेक दे दो, पैसे ले लो, जी चेक दे दो। तो ये मार्केट था। अब आप बताइए, यदि मैं जी चेक ओपन मार्केट में, खुले बाजार में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने निकला, मैं मतलब आरबीआई, और मुझसे बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख ली, तो मार्केट में पैसा क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो जाएगा मार्केट में पैसा। यदि मार्केट में पैसा कम हो रहा है तो लोगों की जेब में पैसा कम हो रहा है, लोगों की जेब में पैसा कम हो रहा है, मतलब मांग कम हो रही है, और मांग यदि कम होती है तो महंगाई अपने आप कम हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है, यदि ओएमओ दो टाइप से होता है। यदि मार्केट में आरबीआई निकला अपनी दुकान लेके कि जी चेक ले लो, मतलब मार्केट से पैसा शक कर रहा है, मार्केट से पैसा खींच रहा है, और मार्केट से यदि पैसा खींच रहा है भैया, तो उधर पे वो महंगाई को कम करने की कोशिश कर रहा है। और इसी का उल्टा, यदि अस्फीति की स्थिति बनी है, डिफ्लेशन की स्थिति बनी है, तो वो क्या करेगा कि वो फिर लोगों के पास जो जी चेक है ना, उनको बोलेगा अब मैं अच्छी ब्याज दर दे रहा हूं, आप अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे दे दो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी यदि मुझे दे दो तो मुझसे क्या ले लो? पैसे ले लो। मतलब आपकी जेब में, मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो भाव बढ़ गए, भाव बढ़ गया, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो आपको ध्यान देना है ओएमओ क्या होता है। 5 नंबर में लिख दोगे, 11 नंबर में लिख दो, 3 नंबर में लिख दोगे। कोई सा भी क्वांटिटेटिव टूल आ गया, अब आप 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर विस्तार से सब कुछ लिख सकते हो। इधर हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स खत्म होता है, और नॉर्मली क्वालिटेटिव टूल्स में मैं आपको 2 क्वालिटेटिव टूल समझाऊंगा। अब आपको इधर ध्यान देना है, ये हमारे वैसे तो 4 टाइप के क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। देखिए, एक क्वांटिटेटिव मतलब बहुत बड़ी मात्रा में पैसा गया, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आ गया, पूरी अर्थव्यवस्था को लेके चले तो वो क्वांटिटेटिव था। पर क्वालिटेटिव मतलब मैं किसी क्षेत्र विशेष में, किसी सेक्टर स्पेसिफिक होकर यदि उधर से पैसे उस सेक्टर में डालना चाहता हूं या उस सेक्टर से पैसे निकालना चाहता हूं। यदि उस सेक्टर में महंगाई बढ़ गई है तो मैं उधर से पैसे निकाल लूंगा, महंगाई घट गई है तो पैसे डाल दूंगा। एक सेक्टर स्पेसिफिक होके यदि कोई टूल का यूज करता है तो वो होता है क्वालिटेटिव टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, मतलब उसको सेक्टर विशेष पे ध्यान देना है, पूरी अर्थव्यवस्था नहीं। किसी सपोज उसको एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान देना। यदि एग्रीकल्चर सेक्टर में महंगाई बढ़ रही है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर से कोशिश करेगा कि पैसे में निकालूं। ठीक है, तो अब आपको वो सेक्टर स्पेसिफिक हो गए। ठीक है, इसमें फर्स्ट हमारा आता है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन मतलब क्या होता है? नैतिक रूप से आपको, अब देखिए मैंने आपको इतनी कहानी जब सुनाया क्वांटिटेटिव टूल्स में, अब इधर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से उसने बोल दिया कि आप सीआरआर बढ़ा दो भैया, आरबीआई ने बोल दिया। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ने बाई चांस 2 दिन नहीं बढ़ाया, आरबीआई सोच रहा था इन 2 दिनों में तो भैया कीमतें कम हो जाएंगी, पर बैंक ने तो भैया अभी पैसे जमा करने ही नहीं पहुंचा आरबीआई के पास, तो अभी महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अभी तो जो चाहता था उस आधार पे आरबीआई जो चाहता था वो तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस पर अमल नहीं किया है। अब सपोज पंजाब नेशनल बैंक की बात है या फिर किसी भी XYZ नेशनल बैंक, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई XYZ बैंक है और वो आरबीआई से मिलके नहीं चल रहा है, आरबीआई की जो भी नीतियां हैं उनके साथ चिपक के नहीं चल रहा है। अब चिपक के नहीं चल रहा है तो आरबीआई क्या करेगा? उसने एक बार तो उसने बोल दिया, अब क्या करेगा कि सपोज वो जाएगा सेमिनार करने। सपोज उसने इंदौर में सेमिनार किया, किसने? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी आए और उन्होंने इधर यूथ सेमिनार कर दिया, और यूथ सेमिनार में उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि भैया देखो हमने तो अपनी पॉलिसी, हमने तो अपनी रेपो रेट में कटौती कर दी, XYZ जो भी कर दिया, पर क्या है कि ये फला बैंक ये बात नहीं मान रहा है हमारी बात। फला बैंक का यदि नाम ले दिया गवर्नर, यदि आरबीआई गवर्नर ने, तो उस बैंक के जो शेयर है ना वो एकदम से नीचे जाने लगेंगे, और कोई भी
बैंक कोई भी संस्था चाहेगी कि मेरे शेयर ऐसे जाए, मतलब वो कह दूसरों से रहा है परंतु इंपैक्ट कहीं और पड़ रहा है। इसी को बोलते हैं मोरल सुएशन, इसी को बोलते हैं नैतिक रूप से दबाव बनाओ और काम निकालो, नैतिक रूप से दबाव बनाओ और काम निकालो। मतलब मैं एक ग्रुप को इधर पे बोल रहा हूं कि भैया ये बैंक हमारा काम नहीं कर रहा है, जो मैंने अपनी तरफ से तो काम कर दिया, आपको दिक्कत क्या है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है मैंने अपनी रेपो रेट में कटौती कर दी, महंगाई बढ़ रही है तो, सॉरी रेपो रेट को बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ रही थी तो, पर मेरी रेपो रेट के अनुसार पे ये फला बैंक नहीं चल रहा है, इसलिए आपको अभी भी दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या करना है, अब उस ऑब्वियसली इसका जो माहौल है ना XYZ का बैंक का, वो माहौल बिगड़ जाएगा और इसके क्या होंगे, ये जो इधर जो अकाउंट खुलवाए थे ना, अकाउंट बंद कराने लगे, बोले यार फर्जी बैंक है, हम नहीं खेलेंगे इनके साथ, नहीं खेलेंगे तो क्या हो गया, मोरल सुएशन हो गया ना, वो भागते आएगा XYZ जो उन्होंने रेपो रेट डिसाइड की ना तुरंत लगा देगा। तो एक क्वालिटेटिव टूल्स का मोरल सुएशन समझ में आया, 5 नंबर 11 नंबर सब में लिख दोगे। अब दूसरी कहानी मैं आपको बताता हूं, इधर समझना है हमको, चेंज इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट, इसको ध्यान, ये आएगा क्वेश्चन, चेंज इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट, इसी से पूरा आपको समझ में आ जाएगा गुणात्मक उपकरण क्या होते हैं। देखिए ध्यान देना है कि सपोज यदि एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, अब एक फार्मर आता है एक बैंक से पैसे लेने, ध्यान देना है, एक फार्मर आया एक बैंक से पैसे लेने, बैंक से पैसे लेने आया 100 रुपए, ठीक है। अब उसने बैंक को जमा किया कोलेट्रल, कोलेट्रल मतलब कुछ जमानत के रूप में, तो जमानत के रूप में उसने क्या किया कि 5 एकड़ की अपनी जो बही थी वो रख दी, बही में कागजात होते हैं जमीन के, तो 5 एकड़ के जो कागजात थे उसने वो रख दिए। तो उसने कहा कि भैया यदि उसको फार्मर को या एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसे की मात्रा को इन्फ्लक्स करना है, बढ़ाना है, तो ये जो आरबीआई बैठा है ना, आरबीआई कहेगा कि जो भी कोलेट्रल किसान रखेंगे उसका कुछ 1% काट के पूरा पैसा आपको किसान के हाथ में दे देना है। मतलब उसने कहा कि 5 एकड़ की बही पर 8 लाख का लोन देना है आपको, सीधी बात, सीधा 5 लाख की यदि कोई बही लाता है तो उस पर कितना लोन देना है, 8 लाख रुपए का। वैसे 5 लाख की कीमत जो 5 एकड़ की कीमत आप 10 लाख है, 5 एकड़ जमीन की कीमत 10 लाख है, पर हमको उसमें 2 लाख का मार्जिन रखना है, उसको 10 लाख नहीं देना है, उसको 8 लाख रुपए देना है, ठीक है। अब वो किसान 5 एकड़ की बही रखी और 8 लाख रुपए जेब में लेके चला गया, 8 लाख उसने एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा दिए, एग्रीकल्चर सेक्टर बूम कर गया। अब भाई यदि उल्टा करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में यदि वैसे ही ज्यादा महंगाई आ गई या बूस्टअप नहीं करना है, अभी प्रेजेंट में नहीं करना, तो आरबीआई क्या कहेगा कि जो भी किसान आपके पास कोलेट्रल रख रहा है उसका अभी आप कितना % काट रहे थे, 20%। मतलब अभी सपोज 10 लाख रुपए उसकी कीमत थी, आपने कितना दिया उसे, 8 लाख दिया, 20% का आपने बचा के रखा था। अब क्या करना है आपको, 40% काटना है। मतलब अब 5 एकड़ की बही लेके आएगा वो, तो आप 6 लाख रुपए उसको दोगे। मतलब 5 एकड़ की, यदि 5 एकड़ की उसकी जमीन की कीमत कितनी थी, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में से मैं पहले यदि बूस्टअप करना है मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो 10 लाख रुपए के एकड़ की बही पर, 10 लाख रुपए वाली 5 एकड़ की बही पर मैं 8 लाख रुपए दे रहा था बही, अब मैं 10 लाख रुपए एकड़ की जमीन, 5 एकड़ की जो बही रखी थी उस पर मैं 6 लाख रुपए दे रहा हूं। मतलब पैसे मैंने जो कोलेट्रल पे आधार पे जो पैसे रखे थे वो मैंने क्या कर दिए, कम कर दिए, पैसे कम कर दिए। तो किसान के हाथ में पैसा कम रहेगा, उसकी मांगे कम हो जाएंगी, हाथ कट जाएंगे, महंगाई एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हो जाएगी। तो मार्जिनल समझ में आपको कि कैसे कैसे वो कंट्रोल कर रहा है। सभी चीजें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स आपको समझ में आए। अब मैं लास्ट में, मेरे नोट्स में आपको फर्स्ट में मिलेगा, मैं लास्ट में आपको बता दूं
कि ये एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में और एमपीपीएससी के मेंस में कहां काम आता है। तो आप देखिए, आप सिलेबस उठा के देखिए, तो एमपीपीएससी प्री की यूनिट 6 में आपको ये सब देखने को मिल जाएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो यही से आएगा। और वही हम जब मेंस देखते हैं तो मेंस में आपको पेपर सेकंड में सेक्शन बी में आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। और ये कहानी आप इधर से देख सकते हैं, मेरे हमेशा नोट्स में आपको सबसे पहले यही चीज मिलेगी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी और उसके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स, वो सब आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 6 और एमपीपीएससी मेंस में जीएस पेपर सेकंड का सेक्शन बी यूनिट 1 में आपको कवर मिल जाएगा। पूरा कवर इधर से हमारा करना है, मतलब आपको संदर्भ पता रहना चाहिए, आपको कॉन्टेक्स्ट पता रहना चाहिए, किस कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो आप इसलिए पढ़ रहे हो। जितना मैंने ये जो कहानी बताई है वो मैंने इसको सेटिस्फाई करने के लिए बताई है। तो वनडे वन टॉपिक में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।